नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स के बारे में। दोस्तों, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग जो मैप्स है या फिर जिसे हम सॉम कहते हैं, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, और हमें सॉम जानने से पहले, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स जानने से पहले के मीन्स क्लस्टरिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में भी बता दूंगा, कई लोगों को वो क्लियर नहीं होता है। अगर आपको के मीन्स क्लस्टरिंग मालूम है तो फिर आप कह सकते हैं आपको सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। हालांकि कॉन्सेप्ट्स अलग है, एकदम एक ही चीज़ नहीं है, पर अगर आप के मीन्स क्लस्टरिंग जानते हैं तो आपको थोड़ी हेल्प हो सकती है। फिर अगले सेक्शन में हम समझेंगे कि जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है ये सीखता कैसे है, ये ट्रेनिंग कैसे करता है। आपको पता है कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या कोई भी मॉडल हो, उसको ट्रेनिंग के बिना वो काम नहीं करता है, उसको ट्रेनिंग कराना ज़रूरी है। वो कैसे सीखता है उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल भी देख लेंगे, अगर समय रहा तो एक एग्ज़ाम्पल देख लेंगे। और ये एक्स्ट्रा होगा कि एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स को हम कैसे देख के समझ पाएंगे कि ये एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है। हालांकि ये कंप्यूटर में दिखाने वाली चीज़ है, तो अगर बाय चांस मैं इस लेक्चर के अंदर समझा नहीं पाता हूँ, ये लास्ट दो कि एक सॉम का एक रियल लाइफ रियल टाइम एग्जाम्पल और एक एडवांस सॉम को पढ़ने का तरीका, तो फिर आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं इसके बाद जो प्रैक्टिकल वीडियो डालूंगा कोडिंग के साथ, उस वीडियो के अंदर मैं एक बार उसमें भी जाके आपको दिखा दूंगा कि क्या कैसे एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अच्छा अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो भी है नोट्स, ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर बाय चांस इसमें कुछ कट पेस्ट हो जाता है या फिर पूरा स्क्रीन पे नहीं आता है, तो कृपया आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से कंसल्ट कर लीजिए। ये बहुत ब्रीफ है, और जो मैं समझा रहा हूँ अगर आप वो एग्ज़ाम में लिख देते हैं, तो फिर अगर बड़े नंबर का क्वेश्चन हुआ तो आप उसमें लिख दीजिएगा, आपके नंबर भी ज़्यादा आ जाएंगे। और अगर जस्ट 1-2 नंबर का क्वेश्चन है या फिर जस्ट एक ब्रीफ नॉलेज या जस्ट ब्रीफ एक MCQ टाइप है, तो फिर दोस्तों जितना मैं समझा रहा हूँ ये नोट्स बिल्कुल ब्रीफ है, इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। तो आइए दोस्तों, इससे पहले हम समझे कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स काम कैसे करती है। पहले हम देख लेते हैं कि भाई कितने सारे अलग अलग तरीके के ऐसे और मॉडल्स हैं, ठीक है, जो हम डीप लर्निंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको एक मैं टेबल दिखाता हूँ। मैं फोकस करता हूँ इस टेबल पे, देखिएगा। दोस्तों इस टेबल पे देखिए, हमारे पास जो लर्निंग टेक्निक्स होते हैं, या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स होते हैं या फिर सुपरवाइज्ड, मतलब अनसुपरवाइज्ड या सुपरवाइज्ड। अब दोस्तों नाम से ही पता चल जाता है कि सुपरवाइज्ड का मतलब है कि जिसमें थोड़ी बहुत सुपरविज़न है। ठीक है, हमको लेबल्स देके समझाना पड़ता है उस मॉडल को कि भाई ये चीज़ है। और अनसुपरवाइज्ड में हमको कुछ भी नहीं बताना है, वो खुद ही सीखेगा, वो खुद ही पता करेगा कि भाई किस में क्या फीचर होता है, और उसके बाद वो खुद सीख जाएगा कि भाई हाँ ये है। जैसे एक सेब है, सेब लाल रंग का होता है, सेब का एक अलग शेप होता है। अब एक सेब नारियल की तरह तो नहीं होता है ना, तो वो जो चीज़ें हैं ये हमको बतानी नहीं पड़ेंगी। जो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स होती है, इसमें हम बार बार करके ट्रेनिंग में हम उसको बताते रहते हैं, देखो भाई ये एक सेब है, फिर बताते हैं ये एक सेब है, ऐसे करके हम बार बार बताते रहते हैं। फिर वो जाके एक पैटर्न खुद डेवलप कर लेगा मॉडल की, वो फिर समझ जाएगा कि हाँ भाई एक सेब ऐसे दिखता है। पर
जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें वो खुद ही पता करेगा कि भाई ये जो मैं बार बार देखता जा रहा हूँ ये लाल रंग का आ रहा है, ये इस आकार का है, मतलब ये सेब है। हाँ सेब नहीं बोलेगा बट वो ये समझ जाएगा ये एक चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। और अगर अमरूद का उसके बाद डालते रहेंगे या नारियल का हम बार बार तस्वीर देंगे तो वो सब इतना वो खुद एल्गोरिदम बता देगा कि हाँ भाई ये एक अलग चीज़ है, नारियल या XYZ एक अलग चीज़ है और ABC मतलब सेब एक और अलग चीज़ है। तो ये जो चीज़ है ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में होता है। उसको कुछ लेबल्स दे के बता के ज़बरदस्ती एकदम सिखा के पकड़ के बिठा के नहीं कराना पड़ता है, वो खुद सीख लेता है कि भाई क्या हो रहा है, पैटर्न खुद निकाल लेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हम डीप लर्निंग में यूज़ करते हैं उसमें 3 चीज़ें तो बड़ी मेन है, एक ANN, CNN और RNN। ANN मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, CNN मतलब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स और RNN मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। अब दोस्तों इन सभी का अलग अलग काम होता है, मतलब एक का काम दूसरा का, एक का काम एक चीज़ में हम एक को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे काम के लिए हम दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। जैसे गौर कीजिएगा यहाँ पे ANN जो होता है ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है उसमें हम ANN यूज़ करते हैं। CNN में होता क्या है, ये CNN आप देखिए जितना भी कंप्यूटर विजन का जितना भी एप्लीकेशन होता है, कंप्यूटर विजन आपको पता है CCTV कैमरा देख के बता देगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो भी है जैसे कोई गिर गया है आदमी तो वो क्या वो वाकई में गिर गया है या कोई किसी के हाथ में बंदूक है तो वो जो उसके वीडियो में वो देख के बता देगा कि हाँ भाई एक कैरेक्टर घुसा है उसके हाथ में बंदूक है। ये जितना भी काम है ये CNN के थ्रू होता है। कंप्यूटर विजन का पूरा फील्ड इस वक्त CNN पे डिपेंड कर रहा है। और दोस्तों RNN जो है ये है कि टाइम सीरीज एनालिसिस एक और तरीके का प्रॉब्लम होता है। मैं RNN के बारे में अगर आपको चाहिए जानकारी या फिर इन तीनों के बारे में किसी की भी अगर जानकारी चाहिए डिटेल में, मैं पूरी डिटेल में लाऊंगा दोस्तों। मतलब थ्योरी अलग और प्रैक्टिकल अलग, कोडिंग अलग, प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल भी मैं करूँगा। ठीक है, और वो तो उसके लिए कोडिंग और स्क्रीन की ज़रूरत होगी, वो मैं अलग से कर दूंगा। पर ये है बेसिक थ्योरी, अब समझिए तो सही है क्या। तो ANN, CNN, RNN ये सारे सुपरवाइज्ड लर्निंग है। ठीक है, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स है। अगर आपको इन सब के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए मेरे को बताइएगा। ठीक है, पर हमारा फोकस तो होगा SOM पे, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स पे। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स की जहाँ तक बात है ये होता है फीचर डिटेक्शन में यूज़ होता है। मैंने अभी एक खुद एक चीज़ बताया था, अगर आप अभी जस्ट 2 मिनट पहले की बात है, मैंने आपको बताया था कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या कोई भी एल्गोरिदम है तो उसमें ऐसा होता है कि खुद ही पता करना होता है कि वो क्या है। सेब है तो वो खुद ही पता करेगा वो सेब है। एक एरोप्लेन है तो वो खुद पता करेगा भाई एरोप्लेन ऐसा दिखता है, गाड़ी ऐसा दिखता है। एरोप्लेन को वो गाड़ी के साथ मिक्स मैच नहीं कर देगा। ठीक है, तो फीचर पता करके ना करेगा। अब एक एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, टेल होता है, ये गाड़ी में नहीं होता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये फीचर्स है, मतलब एक एरोप्लेन का टेल, उसका विंग, ये उसके फीचर है, उसके एक अलग आकृति आकार है। अब ये जो है ये फीचर्स को पता कर लेता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स। ठीक है, तो हमारा फोकस इस वीडियो में होगा कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स मतलब SOM और ये कैसे काम करता है और फीचर डिटेक्शन में ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। और इसके अलावा 2 और तरीके के अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। एक है बोल्ट्जमैन मशीन, एक है ऑटो एनकोडर। बोल्ट्जमैन मशीन दोस्तों रिकमेंडेशन सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ऑटो एनकोडर्स भी होता है। बोल्ट्जमैन मतलब दोनों ही होता है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन सिस्टम आपने देखा होगा, अमेजॉन हो गया या कहीं पे भी यूट्यूब हो गया, उसमें आपने देखा होगा कि आपको रिकमेंडेशन आ जाता है प्रॉपरली कि अगर आप ये देख रहे हैं तो इसके बाद क्या होगा, ये देखना चाहिए। कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो कहते हैं कस्टमर ऑल्सो बाय दिस। तो ये जो भी है रिलेशन
ढूंढ लेता है कि इसके साथ ये रिलेशन है। ये सारा काम दोस्तों होता है डीप बोल्ट्जमैन मशीन या ऑटो एनकोडर्स में। इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए एकदम प्रॉपर, हिंदी में, थ्योरी में प्रॉपर और प्रैक्टिकल समेत कोडिंग के साथ प्लस डाटा सेट भी, मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। इन 6 में किसी भी चीज़ की डिमांड हो प्लीज़ आप बताइएगा। ये सॉम की तो मैं इसके बाद कोडिंग में करने ही वाला हूँ वैसे भी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कि अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स ये 2 अलग अलग होती है, जिसका हम इस्तेमाल अलग अलग कारणों से करते हैं। ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सॉम है, सॉम को बनाया गया था काफ़ी पहले, ये कोई आज का नहीं है काम। इसको 1980 के दशक में बनाया, बहुत पहले का चीज़ है। ठीक है, मैं प्रोफेसर का, जिन्होंने ये पेपर, जिनसे ये आया था बेसिकली, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं है, पर ये उन्होंने बनाया था और 1980 में बनाया था। मतलब ये चीज़ काफ़ी पुराना है। सॉम का एक इस्तेमाल हम करते हैं, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो कि भाई सॉम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया फीचर डिटेक्शन में, एक है डायमेंशनलिटी डिटेक्शन। अब दोस्तों डायमेंशनलिटी डिटेक्शन होता क्या है? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि डायमेंशनलिटी डिटेक्शन एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अब ढेर सारे रोज और कॉलम्स होते हैं, आपको पता है एक डाटा सेट अगर आप देखेंगे तो उसमें कितने ही कॉलम होते हैं। अब बड़े डाटा सेट में लाखों करोड़ों कॉलम्स नहीं तो रो तो होंगे। मतलब आपको पता है कैसे एक मैट्रिक्स में रखा जाता है एक डाटा सेट को। कॉलम्स अगर 3 4 5 6 10 15 कितने हैं, और रोज तो पता नहीं कितनी। स्टूडेंट अगर आपके क्लास में 50 है तो 50 रो वैसे ही हो गया, और एक सबका एक कैरेक्टरिस्टिक या सब्जेक्ट का नंबर के हिसाब से कॉलम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इतना सारा मल्टी डायमेंशनल हो जाता है जो ये चीज़, जो डाटा सेट, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए डायमेंशनलिटी डिटेक्शन के काफ़ी सारे टेक्निक है। ठीक है, अभी जो हम ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है, ये डायमेंशनलिटी डिटेक्शन में भी काम आता है। मतलब जो मैंने लिखा है, ए डेटा सेट हैविंग मैनी रोज एंड कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू जस्ट 2D। दोस्तों 2D फॉर्मेट में आ जाता है, एक 2D। ठीक है, मतलब रो बाय कॉलम 1:1 ऐसे। ठीक है, एक 2D में आ जाता है, एक 2D प्लेन में उसको आप लिख पाएंगे डाटा सेट। 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल पता नहीं कितने डायमेंशनल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसको सोल्यूशन यही है कि उसको पहले 2D में ले आओ। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत ये पता चल गया होगा, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं कि ये फीचर डिटेक्शन और डायमेंशनलिटी डिटेक्शन में काम आता है। अब दोस्तों आता है कि हमको के मीन्स की जानकारी क्यों चाहिए। प्लीज़ फोकस कीजिए यहाँ पे कि हमें के मीन्स की जानकारी क्यों चाहिए। अब दोस्तों अगर आपको के मीन्स नहीं पता तो मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बता देता हूँ कि के मीन्स होता क्या है। दोस्तों के मीन्स में ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये देखिए एक XY जैसे मैंने प्लेन लिया हुआ है। इस प्लेन में ट्रायंगल्स इकट्ठे हैं, स्टार्स इकट्ठे हैं, सर्कल्स इकट्ठे हैं। ठीक है, ये इकट्ठे इसलिए है क्योंकि इन सबका एक एक सेंट्रॉइड पॉइंट बन जाता है, और यूक्लिडियन डिस्टेंस का यूज़ करके जो पॉइंट देखता है कि भाई मैं इस सेंट्रॉइड के पास में हूँ, मतलब मैं इसी टाइप का हूँ, उसके साथ इकट्ठा हो जाता है। ऐसे होता है कि जब ये ग्राफ हमें मिलता है तो हमको बस दिख जाता है कि हाँ ये जो ट्रायंगल टाइप है इकट्ठे हैं, स्टार वाले सारे इकट्ठे हैं, और ये जो सर्कल वाले हैं ये भी सारे इकट्ठे हैं। मतलब एक इंटरप्रिटेशन में तो बहुत फ़ायदा होता ही है। ठीक है, इसके बाद एक ये क्लासिफिकेशन करने में कितनी सुविधा है आप देखिए। जैसे मान के चलिए जो ट्रायंगल है ये अमेरिकन्स को दर्शाते हैं, तो अमेरिकन्स इकट्ठे हो गए, हमको पता चल गया, उनके फीचर के अकॉर्डिंगली वो सारे इकट्ठे हो गए। ठीक है, स्टार्स इकट्ठे हो गए सारे। ठीक है, वो कोई और कंट्री का लोग पकड़ लीजिए, और सर्कल्स को इंडियंस मान लीजिए, वो इकट्ठे हैं। तो हमको एक क्लासिफिकेशन में बहुत सुविधा हो जाता है कि कैसे इकट्ठे हो जाते हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो के मीन्स में बेसिकली ये क्लस्टर से बनता है, इसको क्लस्टरिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इकट्ठे हो जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, क्लासिफिकेशन करने में बहुत फ़ायदा है।
ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब ये के मीन्स के मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे जो बेसिक स्टेप्स है। ये काइंड ऑफ एक एल्गोरिदम है, तो ये तो बेसिक स्टेप है, ये आप नोट कर सकते हैं। के मीन्स की बात हो रही है, अभी सॉम तक हम घुसे ही नहीं है। सॉम के बारे में मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दिया, अभी हम डिटेल में देखेंगे सॉम क्या है, मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टेप 1 है, के मीन्स में स्टेप 1 है कि चूज द नंबर के, मतलब कितने सारे क्लस्टर्स बनेंगे ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये पहले डिसीजन होता है। हाँ, इसका तरीका है कोई, मैं अभी इस वक्त नहीं बोलूँगा। जैसे एल्बो मेथड होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, और वो के मीन्स के डिटेल में अगर आप जाएंगे तब जाके उसमें बात करना बढ़िया होगा, कि उसका एक अलग कंसेप्ट है, उसका फॉर्मूला है अलग, जिसके तहत वो काम कर रहा है। और के मीन्स के जो क्लस्टर्स है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स, उसका पता किया जाता है। पर अभी अगर आपको जस्ट पता करना तो एल्बो मेथड, ELBOW मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2, अब लिखा है कि सिलेक्ट एट रैंडम के पॉइंट्स द सेंट्रॉइड्स नॉट नेसेसरीली फ्रॉम योर डाटा सेट। जैसा जैसा आपको जिस हिसाब से मतलब क्लस्टर्स चाहिए, उस हिसाब से पॉइंट्स को रखा जाता है, मतलब सेंट्रॉइड पॉइंट्स उसके इर्द गिर्द बाकी सारे आ जाते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि जितने सारे आपको क्लासीफाई करना है, कि कितने, सोचिए आपको 5 चीज़ों में क्लासिफिकेशन चाहिए तो 5 क्लस्टर बनेंगे, या 5 टाइप के बंदे हैं तो 5 क्लस्टर्स बनेंगे। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस, आपका बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। अब स्टेप 3 क्या है, असाइन ईच डाटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड। जैसे मैंने पहले ही बोला था अभी कि क्लस्टर्स ऐसे कैसे बनेंगे, वो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है। हर एक पॉइंट सेंट्रॉइड से अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि मेरे नियर बाई कौन सा सेंट्रॉइड है। अगर आप नोएडा में है, आपके पास 2 सेंट्रॉइड है, मान के चलिए मेट्रो सिटीज, अगर मैं पुरानी बात करूं, एक है दिल्ली और एक है कलकत्ता, एक और है मुंबई। अब अगर आप नोएडा में है, आप पता करेंगे कि आपका नियर बाई सबसे ज़्यादा करीब कौन सा सेंटर है। सोचिए आपको हॉस्पिटल में जाना है, या फिर कोई भी मेन पासपोर्ट ऑफिस, कोई बड़ा कुछ, अभी तो चलो हर जगह हो जाता है, अगर एम्स की चलो बात कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट सिटीज़ में ही होता है ऐसा। ठीक है, तो एक बहुत बड़े अस्पताल में जाना है तो आप अपना नियर बाई देखेंगे, ना कि आप देखेंगे कि मैं चेन्नई चल जाऊंगा जो कि बहुत दूर है, वो एक अलग सेंटर है। हाँ, अभी बेंगलोर का आदमी अगर देखेगा, या फिर हैदराबाद का आदमी, हालांकि वो भी बड़े शहर है, बट वो चेन्नई, अगर मैं पुराने टाइम की बात करूँ तो वही चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, यही बड़े बड़े शहर थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब इंडिया के चारों कोनों में। तो साउथ के जो लोग हैं हमारे भाई, वो जाएंगे चेन्नई। अगर आप पंजाब से है, हिमाचल से, आप आएंगे दिल्ली। यही कंसेप्ट के मीन्स में भी है कि जो पॉइंट्स है वो अपने नियर बाई सेंटर के पास चल जाते हैं। दोस्तों पॉइंट्स को नोट जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें आपको हेल्प होने वाला है सॉम में, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स में। कंसेप्ट काफ़ी हद तक सेम है, पूरा सेम नहीं है, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है। जैसे आप हाईवे से आते हैं तो देखेंगे भाई नेशनल हाईवे का कितना डिस्टेंस है। आप कोई एक डिस्टेंस का पकड़ के तो चलेंगे कि इस डिस्टेंस को मैं कैलकुलेट करूँगा नेशनल हाईवे के हिसाब से। ठीक है ना, यहाँ पे होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस अगर आप गूगल में भी जाएंगे, बेसिक फार्मूला होता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी का। ठीक है, जियोमेट्रिक मेजरमेंट है। ठीक है, और भी कई तरीके से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने एल्गोरिदम को, कि वो इस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करे, पर साधारण तौर पे यूक्लिडियन डिस्टेंस ही देखा जाता है। ठीक है, अभी हम अगले स्टेप में जाते हैं। एक और स्टेप है अभी, मतलब 2 स्टेप, तब जाके हमारा ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों स्टेप 4 में है कंप्यूट एंड प्लेस द न्यू सेंट्रॉइड ऑफ ईच क्लस्टर। अब जैसे जैसे सेंट्रॉइड बढ़ेंगे, वैसे वैसे दोस्तों उन सेंट्रॉइड्स को प्लेस किया जाएगा उस प्लेन में, और क्लस्टर बनता जाएगा यूक्लिडियन डिस्टेंस करके। बाकी नोड्स जो सेंट्रॉइड नहीं है वो सेंट्रॉइड के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। और स्टेप 5 होता है रीअसाइन ईच डाटा पॉइंट टू द न्यू क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड।
अब देखो दोस्तों, अगर अगर तो वो नया सेंट्रॉयड एक बन गया, तो सोचिए आप, अभी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप मान के चलिए, एक मोटा मोटी तौर से मैं बता रहा हूँ कि आप अंबाला में है। अब अगर अंबाला जो हरियाणा में है उसके सबसे पास में आता है दिल्ली, तो रूल के हिसाब से आपको दिल्ली जाना चाहिए, ठीक है ना। पर अचानक से नए नए सेंट्रॉयड आ गए, नए नए शहर आ गए, चंडीगढ़ एक बहुत बड़ा शहर बन गया, चंडीगढ़ में सारी सुविधाएं है। फिर अंबाला तो चंडीगढ़ के पास में है, आप दिल्ली क्या करने जाएंगे? आपने चल जाना है चंडीगढ़ अंबाला से, ठीक है। हाँ, नोएडा वाला दिल्ली ही जाएगा, उनके करीब है, एनसीआर रीजन है, ठीक है। तो जैसे जैसे नया नया सेंट्रॉयड आएगा, आपने अपना डायरेक्शन भी बदलना है। तो जैसे जैसे नया नया सेंट्रॉयड ग्राफ पे बनता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे बाकी जो पॉइंट्स है, जो नॉन सेंट्रॉयड पॉइंट्स है या बाकी है, वो जाएंगे अपने नियरेस्ट सेंट्रॉयड के पास, सीधी बात है। ऐसे करके लास्ट में हमको क्लस्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला हम आ रहे हैं, हाउ डू सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स लर्न। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स सीखते कैसे हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स पे डायरेक्ट आ गए हैं, ठीक है। अब फोकस दीजिएगा। हाँ, देखिए मैंने एक ग्राफ बना रखा है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में कुछ इनपुट नोड्स है, x1 x2 x3, आप देख पा रहे हैं। और राइट साइड में काफ़ी सारे हैं, मैंने नाम नहीं लिखा हुआ, काफ़ी सारे आउटपुट पॉइंट्स हैं। अब दोस्तों एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जो आउटपुट है, जो दाहिने तरफ राइट साइड पे जो पॉइंट्स है, ये 2D स्पेस में है, ठीक है। क्योंकि इसको पेपर में दर्शाना मुश्किल है थोड़ा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी के लिए आप कंसिडर ही कीजिए इसको कि जो राइट साइड पे दाहिनी तरफ के आउटपुट पॉइंट्स है, ये सारे 2D में है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 3 कॉलम है और अनगिनत रोज़ है अगर इनपुट में, पर जब आप राइट साइड या आउटपुट की तरफ जाते हैं तब ये 2D होगा। एक कॉलम और ढेर सारे रोज़, उसको पढ़ने में टाइम लग सकता है, मुश्किल हो सकता है, पर इंटरप्रेट करने में तो आसानी है 2D को। आप 3 डायमेंशनल स्पेस में तो आप स्पेस में खो जाएंगे, 2D में तो आप इजीली मैनूवर कर सकते हैं। कंसेप्ट इसका ये है अभी, ठीक है। तो दोस्तों ये ग्राफ आप देख लीजिए, आगे मैं आता हूं। एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। देयर आर नो एक्टिवेशन फंक्शन इन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स में एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं जिनकी मैं बात करता हूँ, उसमें उसमें एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल होता है, पर इसमें नहीं होता है। हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा। नाम एक हो सकता है पर यहाँ पे उसका मतलब अलग है। जैसे वेट्स, होता क्या है, अगर हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की बात करें तो वेट को एक्चुअली अक्सर मल्टीप्लाई किया जाता है, जाके एक आउटपुट पे पहुंचता है एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू। पर इस केस में जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है, इसमें जो वेट्स है आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है x1 x2 x3 आप देख रहे हैं, और इनका कुछ वेट है w1 w2 w3। ये जाके नोड 1 पे जाके ये नोड 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहा है। मतलब अगर आपको पॉइंट लिखना है, पॉइंट लिखेगा कि w मीन्स वेट, ठीक है। यहाँ पे w वेट को दर्शाता है। वेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नोड, राइट साइड पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ना कि नोड को फॉर्म कर रहा है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसके फीचर्स है, जो नोड 1 है उसके फीचर्स है। ये जितने भी वेट्स है ये मिला के एक फीचर बना रहे हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग जगह से ये वेट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं इनपुट से आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, पर ये नोड 1 को जाके डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। दोस्तों इसमें एक नया कंसेप्ट आता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स में एक नया कंसेप्ट आता है,
बेस्ट मैचिंग यूनिट, BMU। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दाहिनी तरफ के पेज पे भी मैंने सेम ही ग्राफ बना रखा है, x1 x2 x3 है, और हर एक नोड को वेट्स उनका कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है उस नोड का। ठीक है, अब होगा ऐसा कि जो नोड है, जैसे आप पकड़िए, जैसे इनपुट में x1 है, ठीक है, इनपुट में x1 है, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ यहाँ पे लिखना संभव नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो इनपुट में x1 है, ये वाला x1, ये x1 में काफ़ी सारे रोज है, ठीक है, सिर्फ एक ही रो को कंसीडर कीजिएगा, हर एक टाइम पे एक ही रो को कंसीडर करना है। ठीक है, काफ़ी मतलब ये सारे कितने कॉलम्स है पर इन सब के अंडर रो है। x1 के एक रो को कंसीडर कीजिएगा और हर एक नोड का डिस्टेंस देखिएगा कितना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। जब आप ऐसा करेंगे, एक टाइम पे एक ही रो को कंसीडर करना है, ठीक है ना, रो 1 को जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ रो 1 ऑफ इनपुट फ्रॉम नोड 1, नोड 1 से रो 1 का जो डिस्टेंस है यूक्लिडियन, ये आ रहा है 1.2 एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नोड्स यहाँ पे है, मैंने 2 है, देखिए सो ऑन लिखा है, ऐसे कितने ही नोड्स होंगे 2D स्पेस में, तो हज़ारों की संख्या में होंगे। मान के चलिए एक का 1.2 आ रहा है, एक का 1.3 आ रहा है, एक का 0.9 आ रहा है, या ऐसे करके कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस होगा। पर जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे छोटा डिस्टेंस है, इसको कहना है BMU, बेस्ट मैचिंग यूनिट, मतलब यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ रो 1 ऑफ इनपुट। ठीक है, 3 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स है, फ्रॉम नोड 2 लेसर द बेटर, मतलब जितना कम होगा उसको ही BMU बोलना है, ये BMU नहीं होगा, ये होगा BMU। ठीक है, क्योंकि ये 0.4 है, जितना कम उतना बढ़िया। ठीक है, तो BMU निकालने का तरीका ही है कि यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल लो इनपुट के हर एक रो से नोड का। गौर कीजिएगा, इनपुट के हर एक रो को इंडिविजुअली करना है, रो, इसके बाद रो 2 का फिर से एक इटरेशन होगा, ये रो 1 का ही बात हो रहा है, इसके बाद रो 2 का अलग से, उसका अलग यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल के देखेंगे कि कौन सा भाई BMU होगा। समझ रहे हो, ये सिर्फ रो 1 का डिस्टेंस है, ये रो 2 रो 3 करके कितने सारे होंगे। ठीक है, तो अभी रो 1 का हमने देखा तो हम BMU हमको मिला 0.4, तो जितना कम है उतना बढ़िया, जैसे मैंने बोला कि लेसर द बेटर। अब देखिए, वेट्स ऑफ द BMU बेस्ट मैचिंग यूनिट इज अपडेटेड। ठीक है, हर बार अपडेट करते जाना है, ठीक है ना, अगर कुछ भी कम मिला, कुछ भी कम, लीस्ट हमें रखना है, ठीक है ना, बेस्ट मैचिंग यूनिट, और कितने सारे अब रो 2 का निकालेंगे, ऐसे करके BMU हमको निकालते रहना है। ठीक, अब दोस्तों BMU कैसे काम करता है, ठीक है, ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BMU ही वो है कंसेप्ट, ये एक्चुअली BMU अगर मैं मोटा मोटा तौर से आपको बोलूँ तो ये सेंट्रॉयड का काम कर रहा है। जो K मीन्स में सेंट्रॉयड था, जो K मीन्स में सेंट्रॉयड था, कुछ हद तक वही काम BMU ही कर रहा है, मतलब BMU SOM का सेंट्रॉयड है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है वेट्स ऑफ द BMU बेस्ट मैचिंग अपडेटेड। ठीक है, वी कैनॉट चेंज द इनपुट दोज 3 कॉलम, सो चेंज नोड्स, हमने इनपुट पे कोई छेड़खानी नहीं करना, हम सिर्फ आउटपुट पे चेंज करेंगे। जैसे कोई भी हमें दूसरा बंदा क्या हमें बोलेगा, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, वो इनपुट है, पर हम क्या बोलेंगे, हमारी उसके प्रति हमारी क्या रिएक्शन होगा, हमारा क्या रिएक्शन होगा, हम उसको कैसे डील करेंगे, ये हमारे ऊपर है। तो आउटपुट को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, पर इनपुट को हम नहीं छेड़ सकते। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को नोट कीजिए, वी कैन नॉट चेंज द इनपुट, मतलब वो 2 3 कॉलम 4 कॉलम में जितना भी कॉलम है उनको हम छेड़खानी नहीं करेंगे, जो करना है भाई हमने अपने 2D स्पेस में करना है। तो एज अ रिजल्ट द इनपुट्स आर कमिंग क्लोजर टू द नोड। ठीक है, अब ऐसा होगा, या फिर इसको कह सकते हैं कि जैसे इनपुट अपनी जगह बैठ रहेंगे, हमको ऐसा करना है कि
नोड्स को मॉडिफाई करके इनपुट के हिसाब से काम कराना है भाई, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे मैं एक डायग्राम में दिखाया है, ये है एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस, आप देख सकते हैं कोई इसका वो नहीं है, पर ये 2D है। इसको हमने इसके ऊपर आके मतलब इसके ऊपर इसके हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, मतलब इसको हमने चेंज करना है अपने हिसाब से, ठीक है। जैसा जैसा सुविधा हो BMU को एडजस्ट कर करके हमने इसके ऊपर उसको ले आना है, ठीक है। मतलब जो हमारा प्रॉब्लम है हमने सोल्यूशन को प्रॉब्लम के हिसाब से करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो BMU है अब ये अपना ही एक वो करेगा। ये देखिए BMU एक सेंट्रॉयड बना बैठा है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं BMU एक सेंट्रॉयड बना बैठा है और अपने आसपास वाले नोड्स को ये किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। जो आसपास वाले ये BMU के इर्द गिर्द आ जाएंगे। इन द गिवन रेडियस ऑल द वेट्स ऑफ द नोड्स फॉलिंग इनसाइड द रेडियस आर अपडेटेड। मतलब जो BMU है, ये जो इसका जो रेडियस है, एक सर्कुलर रेडियस पे काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे कितने ही BMU है, अब इस पेज में तो मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे एक BMU, यहाँ पे एक BMU, यहाँ पे एक BMU, और नोट्स तो हजारों लाखों में है। तो वो जो पॉइंट्स है ये BMU उनको इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। और इनका एक रेडियस है, ठीक है। इस रेडियस के अंदर जो जो आ रहा है उनको अफेक्ट कर रहा है। इसको नहीं कर पाएगा, मोस्ट लाइकली इसको करेगा क्योंकि ये अंदर आ रहा है। और ये रेडियस धीरे धीरे कम होता रहता है जैसे जैसे इटरेशन बढ़ेगा और जैसे जैसे अट्रैक्ट होते रहेंगे नोड्स, ठीक है। सेम काम अब रिपीट फॉर नोड 2, मतलब रो 2। ये जो भी हमने काम किया है ये सब रो 1 के लिए किया है दोस्तों। इसके बाद रो 2 का अलग से, इसके बाद रो 3, रो 4। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत फास्ट होगा ये, ठीक है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल में तो बताऊंगा, जब मैं प्रैक्टिकल करके इसका कोड करूंगा तब आपको मैं बताता हूँ कैसे ये रियल टाइम में काम करता है, कैसे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है, वो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि प्रैक्टिकल के बिना दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब तो एग्जाम में लिखने के लिए तो चलो ठीक है, आप लिख दीजिएगा, बट प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसका रियल सेंस आपको पता चलेगा। और आप एक अगर एंथुसियास्ट है या फिर आपको अगर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इसमें सिर्फ आप एक वीडियो ही देख लीजिए, ऐसा कितने वीडियो आपको मिल जाएंगे, पर प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिए। और मैं डेटा सेट भी दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं, फ्री ओपन सोर्स सारा। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई कैसे काम हो रहा है, ठीक है। खैर, तो ये है अपना BMU का काम। और दोस्तों नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है। यही नोट्स आपको कोई नोट अगर नहीं कर रहे कोई बात नहीं, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है उसका, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैंने लिखा है कि when there are many best matching units, points nearer to a BMU best matching unit are pulled by that BMU खींचता है। ये तो मैंने अभी बताया था, सेंट्रॉइड की तरह, ये सेंट्रॉइड ही है एक तरीके का। इट इज़ डन इन द सेम वे इन विच के मीन्स वर्क। जब मैंने बताया था ना दोस्तों, के मीन्स की जानकारी आपके पास होना चाहिए, के मीन्स की जानकारी होना चाहिए दोस्तों, वही काम है, थोड़ा सा अलग है। मीन्स द वे अ सेंट्रॉइड यूज टू अफेक्ट नियर बाई नोड्स, नियर बाई नोड को खींचे क्लस्टर बनाना, यही काम है। सेम SOM में, सेम के मीन्स में। वी कैन से दैट द मैप 2D इज ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। इसका मतलब दोस्तों क्या है, वो जो मैप है वो अपने आप को खुद ही ऑर्गेनाइज कर रहा है। हम तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो खुद ही डिस्टेंस कैलकुलेट कर करके अपने आप को इकट्ठे कर रहा है पॉइंट्स को। हम तो बीच में कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने छोड़ दिया उसको ऑन करके, ठीक है। बस एक कंसेप्ट बता दिया कि ऐसे ऐसे ढूंढ लियो, बस यही हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर द नेम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स। इसका मतलब है कि इसी से इसका नाम पड़ा है अल्टीमेटली। खैर, अब देखिए इसमें मैंने ये पॉइंट पहले भी बताया कि जो रेडियस है, रेडियस गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। रेडियस घटता रहेगा धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, नोट कीजिए, पॉइंट है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स रिटेन टोपोलॉजी ऑफ द इनपुट सेट। जैसा इनपुट सेट होगा, हमने अपने
2D को उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बदल ही गया भाई, अब तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ प्रॉब्लम क्या था। नहीं भाई, जो बिजनेस प्रॉब्लम है हमको उसका सोल्यूशन चाहिए। तो वही चीज़ जिसको दर्शाता है द मैप बिकम्स लाइक अ मास्क फॉर डाटा। जो मैप है, जो 2D मैप है, आप देख सकते हैं ये एक मोटा मोटा तौर से एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस है, उसके ऊपर ये चिपका दिया गया है। ओरिजिनल डाटा ये है, ये जो, और ये जो लाइंस देख रहे हैं ये मास्क है एक तरीके का, उसके ऊपर चिपका दिया गया। जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन के लिए उसके ऊपर चिपका दिया गया है। अब देखिए पॉइंट्स है, और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स रिवील कोरिलेशंस दैट आर नॉट इजीली आइडेंटिफाइड। ये कई चीज़ें आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा जो वैसे एक इंसान को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स वो काम कर देगा। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स क्लासीफाई डाटा विदाउट सुपरविजन। ये तो पहले बोला था कि अनसुपरवाइज्ड है। वी डोंट नीड लेबल्स टू मेक द मॉडल लर्न। इंस्टेड SOM सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स कैन इटसेल्फ एक्सट्रैक्ट एंड आइडेंटिफाई फीचर्स, देयरफॉर इट इज अनसुपरवाइज्ड। ये तो मैंने पहले ही बताया था, एक रिवीजन हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनसुपर। कोई भी पूछे वाइवा में पूछे कि ये क्या है अनसुपर, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स क्या अनसुपरवाइज्ड है सुपरवाइज्ड है, साफ बोल देना ये अनसुपरवाइज्ड है 100%। नो टारगेट वेक्टर। अभी टारगेट वेक्टर क्या आ गया, मीन्स नो सुपरविजन। बात वही है, अलग तरीके से लिखा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच नो बैक प्रोपागेशन। भाई अब देखो यार, बैक प्रोपागेशन एक अलग ही चीज़ है। CNN के कंसेप्ट में तो काफ़ी ज़्यादा बैक प्रोपागेशन की बात होता है। अब मैं यहाँ पे पूरा उसको बोलूँगा नहीं क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा काफ़ी, वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया है। तो बैक प्रोपागेशन जो है, ये बैक प्रोपागेशन ये एक अलग कंसेप्ट है। अगर नहीं पता तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर एक अलग से CNN का, तो अगर कोई बोलेगा तो मैं बनाऊंगा इस CNN के बारे में पूरी जानकारी। उसमें बैक प्रोपागेशन तो होगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो लेटरल कनेक्शंस बिटवीन आउटपुट नोड्स। आउटपुट नोड्स के खुद के बीच में कोई कनेक्शन वैसा नहीं है। नोड्स गेट पुल्ड बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ बेस्ट मैचिंग यूनिट। वो तो एक रेडियस के अंदर आ रहे हैं BMU के बेस्ट मैचिंग यूनिट के, तभी वो खींचे जा रहे हैं। उनका आपस में कोई अलग कोई कनेक्शन नहीं है, वो BMU पे डिपेंड कर रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा थ्योरी ब्रीफली। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया कि थ्योरी क्या है, SOM कैसे काम करता है। वीडियोस का ही है, एनिमेशंस काफ़ी सारे दिखा देंगे, पर हो क्या रहा है ये अक्सर पता ही नहीं चलता कि क्या भाई क्या चल रहा है। इसमें आपको पता चल जाएगा। वीडियो फिर से देखिए, एग्ज़ाम है तो जल्दी से देखिए, ठीक है। पॉइंट्स ये है, नोट्स मैं दे चुका हूँ, नोट्स को प्रॉपर्ली मेंशन कीजिएगा। थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा, हैंडराइटिंग थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना होता है ना, इसलिए थोड़ा खराबी है, कोई बात नहीं। नोट्स नीचे। इसके बाद कोडिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, कोडिंग में असली मज़ा है, ग्राफ्स वगैरह असली, ठीक है। वो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं चैनल को, या फिर और अगर आपको काम अच्छा लगा तो लाइक वगैरह दे के थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है कंटेंट इकट्ठा करना। आपको पता है इंग्लिश में सारा कंटेंट होता है, तो उसको हिंदी में लाने के लिए, ताकि हमारे भाई बहन समझ पाए, उसके लिए हिंदी में लाना पड़ता है, नहीं तो कईयों को समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। काफ़ी डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, पर उम्मीद करता हूँ काफ़ी आसानी से मैंने काफ़ी आसान कर दिया इसको। कोई भी कंसेप्ट चाहिए कमेंट में बताइए, हो जाएगा। नोट्स भी मिल जाएंगे फ्री, ठीक है, लिंक पे, और प्रैक्टिकल जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनका एग्ज़ाम है, जिनको समझ नहीं आ रहा कंसेप्ट, या वैसे जो सीखना चाहते हैं SOM क्या है या सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स क्या है, शेयर कीजिए उनके साथ। उम्मीद करता हूँ बढ़िया, और कोई इम्प्रूवमेंट है प्लीज़ बताइए। धन्यवाद।